हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एमपी बोर्ड कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 का प्रश्न बैंक 2021 और 22 का उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आपने और जो प्रश्न बैंक हैं उसके सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनानी है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख सकते हो। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इस पार्ट का नाम क्या है, ये ठीक है पार्ट 6 है ये, और पार्ट का नाम है उपभोक्ता का अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेसन है और ये प्रश्न बैंक में से इस साल अधिकतर क्वेश्चन आने हैं, तो आप इस पार्ट को ध्यान से देखना। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने, सूचना का अधिकार क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार क्या है। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, ये है अक्टूबर सन 2005 में। कब की बात है ये? अक्टूबर सन 2005 में भारत सरकार, किसने? भारत सरकार ने एक कानून बनाया। क्या बनाया? एक कानून बनाया। इस कानून को ही क्या नाम दिया गया है? इस कानून को ही नाम दिया गया है आरटीआई, यानी कि सूचना पाने का अधिकार। क्या नाम दिया गया है? सूचना पाने का अधिकार। क्लियर? तो कैसे याद करेंगे? अक्टूबर सन 2005 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया, ठीक है, या फिर उसको लागू किया। इस कानून को ही क्या नाम दिया गया? इस कानून को ही नाम दिया गया है आरटीआई, या फिर सूचना पाने का अधिकार। क्लियर? याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस कानून के अनुसार ये कानून क्यों बनाया गया, उसका रीज़न क्या था। तो देखो, इस कानून का सबसे बड़ा रीज़न ये था, क्या था? देखिए कि भारत के किसी भी नागरिक को सरकारी विभागों के क्रियाकलापों, किसके क्रियाकलापों का विवरण पाने की पूरी आज़ादी थी। क्लियर? तो ये है इसका आंसर। समझ में आया आप लोगों को क्या है? किस भारत सरकार ने सन 2005 में एक कानून बनाया जिसे आरटीआई या फिर सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है। अब ये कानून क्या था? भारत के किसी भी नागरिक को सरकारी विभागों के क्रियाकलापों के विवरण की पूरी आज़ादी थी। जैसे मान को चलो, देश में कई काम हो रहे हैं, सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, अलग अलग विभाग के द्वारा। जैसे कोई पुल बन रहा है और आप जानना चाहते हो कि इस पुल को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, कहीं किसी ने कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आरटीआई का एक फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको ये जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो ये जानकारी जो आपको मिल रही है वो कौन से कानून के द्वारा? तो ये आपको आरटीआई के द्वारा मिल रही है, यानी कि सूचना पाने के अधिकार के कानून के द्वारा प्राप्त हो रही है। समझ में आ गया आपको क्या है सूचना पाने का अधिकार। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है उपभोक्ता कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? उपभोक्ता कौन है और उपभोक्ता किसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर है, क्या है? प्रत्येक व्यक्ति जो वस्तु और सेवाओं का उपयोग करता है, यानी कि वह व्यक्ति जो वस्तु और सेवा को क्या करता है? उपभोग करता है। क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। समझ में आ गई बात आपको? यानी कि हर वो व्यक्ति जो वस्तुओं का उपयोग करता है, यानी कि बाजार से वस्तुओं को क्या करता है? खरीदता है और उनका उपयोग करता है। जैसे कि हम भी क्या करते हैं? उपयोग करते हैं कि नहीं, कि सभी वस्तुएं खरीदते हैं, तो हम भी क्या हो गए? कहीं ना कहीं क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। समझ में आया आपको क्या है? हर वो व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है या फिर उनका, ठीक है, यूज़ करता है, क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। एक उदाहरण है यहाँ पे, देखिए उदाहरण क्या है? उदाहरण है यहाँ पे देखो, छात्र क्या करता है? देखो, छात्र को पेन, कॉपी और रजिस्टर और पेंसिल और इरेजर की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? ये सभी सामग्री इस्तेमाल करता है कि नहीं? छात्र इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करता है या फिर नहीं करता है? तो इसका मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि स्टेशनरी शॉप के लिए छात्र क्या होगा? एक उपभोक्ता होगा। समझ में आया उपभोक्ता क्या है? ठीक है, तो अगर वो जो वस्तु का यूज़ करता है वही क्या है? उपभोक्ता है। क्लियर? समझ में आ गया? याद कर लोगे आप इनको, ठीक है, और इनको नोट भी करते जाना सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको पहली बात तो ये याद रखना है, ओटी में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको डेट याद रखनी है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली डेट याद कर लोगे। ठीक है, अब ये तो क्लियर पता चल गया हमको कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है
वो कितनी तारीख को मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है तो उसका रीज़न समझते हैं, ठीक है। तो क्या है का दिन भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 24 दिसंबर का दिन भारत में किसके द्वारा? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्या हुआ था? तो देखिए यहाँ पे ये है, कारण ये है इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 दिसंबर सन 1986 की बात है ये। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कौन सा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक संसद में क्या किया गया था? पारित किया गया था, ठीक है। ये कानून बना था, कौन सा बना था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो कानून बना था वो कब बना था? 24 दिसंबर 1986 को बना था। इसीलिए 24 दिसंबर का जो दिन है उसे किसके रूप में मनाया जाता है? उसे मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में। क्लियर? तो कैसे याद करेंगे? 24 दिसंबर का दिन भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित किया गया था, ठीक है। इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? क्या क्या है? देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं के महत्व, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले हमको कैसे याद करेंगे, एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि 24 दिसंबर का दिन भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब भारत में 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित किया गया था, ठीक है। तो ये याद बात रखनी है। तो दो गोटी यहाँ से बनेंगी, कौन सी? एक तो ये बन सकता है कि भारतीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको डेट याद रखनी है, कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद दूसरा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो कानून है वो कब पारित किया गया? तो 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बन जाएंगे। अब ये क्यों मनाया जाता है उसका रीज़न ये सब कुछ है, ठीक है। तो याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों, नोट करते जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे प्रश्न बैंक के साथ साथ आपको आईएमपी क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज़ कराऊंगा और आपके अच्छे से अच्छे नंबर आने के पूरे चांसेस अगर आप यहाँ से पढ़ने हो तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ है कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ एसएसटी और आपके अच्छे नंबर लाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या अगला क्वेश्चन है हमारा, आप एक कुशल उपभोक्ता कैसे बन सकते हैं, यानी कि हम जो हैं वो एक कुशल उपभोक्ता कैसे बन सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है, यदि हम किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही हम एक क्या है? कुशल उपभोक्ता बन सकते हैं। क्लियर? कुशल उपभोक्ता बनने के लिए हमको निम्न बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या? किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले क्या करना है? किसी भी वस्तु को या उत्पाद को खरीदने से पहले उसके क्या देखने आपको? गुण और दोषों की परख करने के बाद ही उत्पाद को खरीदना है, ठीक है। गुण और दोष का मतलब क्या है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसमें क्या फ़ायदे हैं, यानी कि उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ और क्या क्या उसमें बुराइयाँ हैं, कहीं ये जल्दी ख़राब तो नहीं हो जाएगा या फिर हम ध्यान ही न दें, ठीक है। तो हमको क्या करना है? पूरे तरीके से उसके गुण और दोष को क्या करना है? ध्यान से देखना है। उसके बाद ही उत्पाद उस वस्तु को क्या करना है? खरीदना है, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है? गुणवत्ता चिन्ह जैसे ISI, BIS हॉलमार्क या फिर एग मार्क जैसे चिन्ह देखकर ही वस्तु खरीदना, यानी कि जो गुणवत्ता के द्वारा सरकार के द्वारा जो कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, ठीक है, उसके लिए क्या है? प्रमाणीकरण के जो चिन्ह बनाए गए हैं जैसे ISI, BIS हॉलमार्क, एग मार्क, तो इन चिन्हों को देखकर ही हमें क्या है? उन वस्तुओं को खरीदना चाहिए। यानी कि ऐसे अगर ये चिन्ह नहीं है इसका मतलब क्या है? उस वस्तु की गुणवत्ता हो सकती है कि खराब हो, ठीक है, यानी कि वो अच्छी वस्तु ना हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट है यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है? देखिए तीसरा पॉइंट है वस्तु खरीदते समय पक्का बिल, गारंटी और वारंटी कार्ड आदि अवश्य लें। यानी कि कोई भी वस्तु हम खरीद रहे हैं तो पहली बात तो आपको क्या करना है? वहाँ से पक्का बिल तो आपको लेना ही है, ठीक है। उसके बाद अगर उस वस्तु की गारंटी है तो उसका गारंटी कार्ड लो, अगर वारंटी है तो उसका वारंटी कार्ड लो। ये सब चीज़ें हमको लेनी है,
ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो है उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उपभोक्ता को अपने अधिकार के बारे में क्या होना चाहिए, संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। क्लियर, तो याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन था कि आप एक कुशल उपभोक्ता कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यदि हम किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही हम कुशल उपभोक्ता बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमको क्या ध्यान देना है, किसी भी उत्पाद को खरीदते समय गुण और दोषों की परख करने के बाद ही उत्पाद खरीदना। ठीक है। दूसरा, गुणवत्ता चिन्ह जैसे ISI, BIS, हॉलमार्क, ठीक है, ऐसे चिन्ह देकर ही हमको वस्तु को खरीदना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट कौन सा था, अगला पॉइंट था वस्तु खरीदते समय पक्का बिल, गारंटी, वारंटी आदि अवश्य चेक कर ले। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट था उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या है, एक कुशल उपभोक्ता बन सकते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संगठन की परिभाषा दीजिए। आप साथ में इसको नोट भी करते जाना। ठीक है, उपभोक्ता संगठन की परिभाषा आपको देनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में कराऊंगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, जब बड़े क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको भी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको नोट कर लेना है। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, उपभोक्ता न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है उपभोक्ता न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे उत्तर है, देखिए उपभोक्ता न्यायालय को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है उपभोक्ता न्यायालय को, याद रखना आप लोग, उपभोक्ता न्यायालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो बांटा गया है कितने भागों में, 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जिला स्तर की। जिला स्तरीय न्यायालय क्या होता है। ठीक है, तो ये जो कोर्ट है, ये जो न्यायालय है वो क्या करता है, ये जो न्यायालय है वो 20 लाख तक के दावों, 20 लाख तक के दावों मुकदमों पर क्या करता है, विचार करता है। यानी कि अगर 20 लाख तक का उपभोक्ता का शोषण हुआ है तो उसकी सुनवाई कौन से न्यायालय में होगी, उसकी सुनवाई होगी जिला न्यायालय में। ठीक है, और इसे जिला केंद्र भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, जिला न्यायालय को क्या बोला जाता है, जिला केंद्र भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, इसके बाद आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट है राज्य स्तरीय न्यायालय। राज्य स्तरीय न्यायालय क्या है, देखिए इसमें कितने तक के राज्य स्तरीय न्यायालय की हम बात करें तो देखो इसमें क्या है, इसमें 20 लाख से 1 करोड़ के बीच, 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो मुकदमे हैं वो उनकी सुनवाई की जाती है। ठीक है, जिला स्तरीय में कितने की, सिर्फ 20 लाख तक के मुकदमों की सुनवाई की जाती है और इसे जिला केंद्र भी बोलते हैं। राज्य स्तरीय में कितने, 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो मुकदमे होते हैं उन पर सुनवाई की जाती है। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो इसका दूसरा नाम है राज्य आयोग, जिला राज्य आयोग। ठीक है, किसका, जिला राज्य स्तरीय न्यायालय का। याद कर लोगे आप लोग। ठीक है, इसका नाम क्या है, राज्य स्तरीय जिला राज्य आयोग। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है यहाँ पे राष्ट्र स्तरीय न्यायालय। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्र स्तरीय न्यायालय। इसमें जो सुनवाई होती है वो कितने की, 1 करोड़ से ऊपर के, 1 करोड़ के ऊपर के जितने भी मुकदमे होते हैं उन पे जो विचार किया जाता है वो राष्ट्र स्तरीय न्यायालय में किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है हमको, सबसे पहले हमको याद रखना है यहाँ पे क्या याद रखेंगे, जिला स्तरीय न्यायालय की बात करेंगे तो इसमें क्या है, 20 लाख तक के मुकदमे। ठीक है, 20 लाख तक के मुकदमे की सुनवाई होगी। ठीक है, और जो राज्य स्तरीय न्यायालय होंगे उस पर क्या है, 20 लाख से 1 करोड़ तक के मुकदमों की सुनवाई होगी। और राष्ट्रीय स्तरीय न्यायालय होगा उसमें क्या है, 1 करोड़ से ऊपर तक के मुकदमों की तैयारी होगी, सुनवाई होगी। ठीक है, तो आप इनको याद कर लोगे, सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे कि नहीं, देखिए याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता शोषण के कोई 4 कारण लिखिए।
यानी जो उपभोक्ता का जो शोषण हो जाता है, यानी उसको कोई ठग लेता है, तो उसके कई आपको 4 कारण बताने हैं किन किन कारणों से ठग जाता है। ठीक, तो सबसे पहले इसका उत्तर है उपभोक्ता शोषण के 4 कारण। सबसे पहला है यहाँ पे भ्रामक विज्ञापन। जी हाँ, भ्रामक विज्ञापन का मतलब ये होता है कि जो टीवी, मोबाइल्स या फिर कहीं पे भी आप जो एड्स देखते हो, लुभावने ऐड होते हैं कि इतने पैसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, या फिर आप इससे ज़्यादा इस प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो आपका ये फ़ायदा हो जाएगा, आप गोरे निकल आओगे, आप पायलट बन जाओगे, ऐसे मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें देते हैं। तो इससे क्या होता है, कई लोगों को ऐसा होता नहीं हकीकत में, लेकिन लोग क्या कर देते हैं, उस वस्तु को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है, तो भ्रामक विज्ञापन के कारण भी मनुष्य, जो लोग होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उन वो क्या हो जाते हैं, उनका शोषण हो जाता है। ठीक है, उपभोक्ता का शोषण हो जाता है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, कुछ उत्पाद या सेवा कंपनी संचार के माध्यम से, जैसे कि टीवी, मोबाइल, इन सब के समाचार पत्रों के माध्यम से अपने उत्पाद के गुणों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं अपने उत्पाद के गुणों को? बढ़ा चढ़ा कर के, इससे ये फ़ायदा होगा, ये होगा। ठीक है, इससे लोग क्या है, अनावश्यक वस्तुओं का चयन कर लेते हैं, जिसके कारण उन्हें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि उठानी पड़ती है। आर्थिक मतलब ये है कि पैसा उनका फालतू में चला जाता है, वेस्टेज चला जाता है। ठीक है, कई वो ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं विज्ञापन देख के, ऐड देख कर, कि जिनका उनके लाइफ में कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। दूसरा, मानसिक तौर से वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पैसा वो कमाते हैं बड़ी मेहनत से। ठीक है, तो मानसिक तौर पर भी क्या हो जाते हैं, शोषित हो जाते हैं। और तीसरा, शारीरिक रूप से ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई प्रोडक्ट यूज़ के लिए कर लिया और उसका साइड इफेक्ट हो गया, ठीक है, या फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये है शारीरिक रूप से उनको क्या है, हानि उठानी पड़ती है। तो पहला कारण समझ में आ गया, पहला कारण था भ्रामक विज्ञापन। ठीक है, तो नोट कर लोगे सिंपल भाषा में बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट है सीमित जानकारी। सेकंड पॉइंट क्या है? सीमित जानकारी। अब सीमित जानकारी क्या है? देखो, सीमित जानकारी का मतलब ये है कि कभी कभी हम देखते हैं कि जो उपभोक्ता होता है, जैसे मैं मोबाइल में हूँ और मोबाइल ख़रीदने चला गया, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मोबाइल कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो जब मैं शॉप पर जाता हूँ, ठीक है, तो दुकानदार जिस मोबाइल को मैं लेना चाहता हूँ उसको नहीं, वो दूसरे मोबाइल को हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा, बोलेगा कि ये मोबाइल अच्छा है, इसमें 10 फ़ायदे गिना देगा, जबकि उसमें वो फ़ायदे हैं या फिर नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं हो। ठीक है, और हमको वो मोबाइल क्या करा देगा, हमको बोलेगा कि आप इस मोबाइल को ख़रीद लो, हम उसकी बातों में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दुकानदार क्या कर लेते हैं, हमको पूरी जानकारी नहीं होने के कारण हमारी जो सीमित जानकारी को जो फ़ायदा उठा के वो क्या कर लेता है, हमको गुमराह कर देता है और हमको ख़राब प्रोडक्ट क्या कर देता है, सेल कर देता है। समझ में आ गई बात? तो ये है नुकसान किसकी वजह से? सीमित जानकारी की वजह से। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि उपभोक्ता जो उत्पाद खरीद रहा है उसके बारे में उसे पूरी जानकारी नहीं होती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखो, इस स्थिति में दुकानदार क्या करता है, देखो, दुकानदार उपभोक्ता को गुमराह करके गलत उत्पाद को बेच देता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे, समझ में आ गया आप लोगों को, याद हो जाएगा सीमित जानकारी। ठीक है, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। इसके बाद अगला है पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, देखिए, अगला पॉइंट है यहाँ पे निम्न साक्षरता। निम्न साक्षरता का मतलब ये होता है बिल्कुल अनपढ़, यानी कि पढ़े लिखे कम, शिक्षा का अभाव। ठीक है, तो क्या होता है, इसका आंसर है यहाँ पे, इसका आंसर है अशिक्षा के कारण वस्तु और बाजार के बारे में लोगों को कम जानकारी रहती है, जिसके कारण उनका शोषण हो जाता है। ठीक है, यानी पढ़े लिखे लोग होते नहीं हैं, तो उनको कोई भी दुकानदार या फिर कोई भी जो उत्पादक होता है वो क्या कर देता है, उनको बेवकूफ़ बना देता है और कोई भी उनका शोषण कर देता है, उनको, ठीक है, ख़राब वस्तु उनको दे देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है, देखिए, फोर्थ पॉइंट है देखिए, फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे सीमित आपूर्ति। सीमित आपूर्ति का मतलब ये होता है कि देखिए क्या है, जब वस्तु की आपूर्ति उसकी मांग से कम होती है, यानी कि वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा है और पूर्ति नहीं कर रहे हैं, यानी कि बाजार में उसकी क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। इससे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जमाखोरी करते हैं। ठीक है, और जब जमाखोरी करते हैं तो उपभोक्ता को वस्तु अधिक कीमत में खरीदनी पड़ती है। ऐसा होता है कि नहीं, कि जब कमी हो जाती तो वस्तु क्या है, हम उससे ज़्यादा कीमत में भी खरीदना
हमको पड़ता है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, शोषण हो जाता है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो जब किसी वस्तु की आपूर्ति उसकी मांग से कम होती है तो इससे जमाखोरी बढ़ती है और उपभोक्ता को वस्तु अधिक कीमत पर खरीदनी पड़ती है, इससे उसका शोषण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस आपको कल कराएंगे, तो आप इस सभी क्वेश्चंस को नोट कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है देखिए, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र के बाजार में जाते समय एक उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि क्या आपके कर्तव्य होने चाहिए जब आप एक उपभोक्ता बन के जा रहे हो, एक खरीदार बन के जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर है, देखिए क्या है कि अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में हमारे निम्न कर्तव्य हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, देखिए सबसे पहला है, हमें वस्तुओं की कीमत, गुणवत्ता, गारंटी और सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। यानी ये देखना चाहिए कि वस्तु की कीमत कहीं ज़्यादा तो नहीं है, उसकी गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी कैसी है, ख़राब तो नहीं है, गारंटी दे रहा है कि नहीं, और सेवाओं यानी कि उसकी जो सर्विस है वो कैसी है, ठीक है। इन सब चीज़ों पर हमको ध्यान देना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए दूसरा है ISI, BIS हॉलमार्क या फिर एगमार्क जैसे गुणवत्ता सूचक चिन्हों को देखकर ही हमें वस्तु खरीदनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। यानी कि हमें जो चिन्ह दिए हैं जैसे ISI, BIS हॉलमार्क, एगमार्क, ये गुणवत्ता सूचक जो सब चिन्ह दिए हैं उनको देखकर ही हमें वस्तुओं को खरीदना चाहिए। दोनों पॉइंट समझ में आ गए। पहला पॉइंट क्या है, वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, गारंटी और सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा ISI, BIS हॉलमार्क या फिर एगमार्क जैसे गुणवत्ता चिन्हों को देखकर ही वस्तु खरीदनी चाहिए। और तीसरा यहाँ पे पक्का बिल अवश्य लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, पक्का बिल आपको जरूर लेना चाहिए। उसके बाद है, अगर आपको किसी से गलत उत्पाद बेचा है, किसी ने आपको क्या है कोई गलत उत्पाद बेचा है, तो उपभोक्ता फोरम में उसकी शिकायत जरूर करें। उपभोक्ता फोरम में क्या करनी चाहिए, उसकी शिकायत आपको अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने। क्लियर। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इसके PDF चाहते हो तो इसके PDF के लिए मैंने आपको टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मैं आपको इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।